चलो दोस्तों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुई घटनाओं का परिणाम था और ये लीग ऑफ नेशन पर बेसिकली बेस्ड था, या यूं कहें कि लीग ऑफ नेशन का ये एक प्रकार से भविष्य था या उसका उत्तराधिकारी था, तो गलत नहीं होगा। तो इसको चलिए पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि डैग हैमर सॉल्ट ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के एक प्रकार से सेक्रेटरी जनरल थे। उनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुई। इसका आधार वाक्य क्या है? पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता। संयुक्त राष्ट्र प्रतीक 1945 में एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया जिसका नेतृत्व ओलिवर लिंकन लुडक्विस्ट ने किया था। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति की ओर संकेत करती हैं। तो दुनिया का नक्शा बना हुआ है और चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व शांति का प्रतीक है। 20 अक्टूबर 1947 को महासभा के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ झंडे को मंजूरी मिली थी। 1919 की पेरिस संधि द्वारा यूएसए के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन के प्रयासों के द्वारा ही लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा में था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह असफल हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1945 को एक नया वैश्विक संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्भव के चरण कौन कौन से थे उनको भी देखना है। तो जून 1941 में इंटर एलाइड डिक्लेरेशन होता है, द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। इसे डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी कहा जाता है। इंटर एलाइड डिक्लेरेशन होता है। तो लंदन में 12 जून 1941 को इंटर एलाइड डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए। यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए पहला कदम था। फिर अटलांटिक चार्टर आया 1941 में, अगस्त 1941 में। तो 14 अगस्त 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तावित किया अटलांटिक चार्टर के माध्यम से। 17 पेज पर समुद्र में समवेयर एट सी, ये एक प्रकार का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नामक जहाज पर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। रूजवेल्ट एवं चर्चिल के मध्य हस्ताक्षरित इस चार्टर में सुंदर एवं सुनहरे वैश्विक भविष्य से संबंधित 8 सिद्धांत दिए गए थे। फिर डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। तो 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन DC USA में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, सोवियत संघ सहित 26 मित्र राष्ट्र वाशिंगटन DC USA में मिले। उन्होंने अटलांटिक चार्टर में उल्लेखित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के एक दस्तावेज पर सहमति दी। इसे डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की गई थी। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहला आधिकारिक प्रयोग किया गया। रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया था, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र घोषणा में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूजवेल्ट ने किया था तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी सबसे पहले अमेरिका द्वारा ही किया गया। अक्टूबर 1943 से दिसंबर 1943 तक मास्को और तेहरान का सम्मेलन होता है। तो अक्टूबर 1943 में मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर होते हैं। तो सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन 4 देशों की सरकारों द्वारा शांति व सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना के मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 1 दिसंबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और सोवियत संघ तेहरान में मिले तथा लक्ष्यों को पुनः पुष्ट किया गया। गोल वाज रीअफर्म्ड और ये रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के मध्य हुआ था समझौता। एक प्रकार से जो गोल्स थे उन्हें फिर से रिफॉर्म किया गया था। नेशन संस्था संबंधी इसमें निर्णय लिए गए थे। तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कौन होंगे या कैसे इसकी मेंबरशिप को एक्सटेंड किया जाएगा, इससे संबंधित निर्णय इसी में लिए गए। नेक्स्ट हेडम्बर्टन ऑक सम्मेलन वाशिंगटन में होता है। सितंबर 1944 से अक्टूबर 1944 तक चला ये। संयुक्त राष्ट्र का पहला खाका एंड फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन यहाँ पर बनाया गया। फिर हेडम्बर्टन ऑक्स में हुए सम्मेलन में तैयार किया गया था। वाशिंगटन DC में 2 चरणों में बैठकों का आयोजन किया गया, सितंबर व दिसंबर में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ
चीन के मध्य विश्व संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों, संरचना एवं कार्यों पर सहमति बनी। 4 देशों के मध्य यूएसए, यूके, यूएसआर और चाइना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संगठन पर वाशिंगटन डीसी वार्तालाप हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्षेत्र सुरक्षा एवं शांति से बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर ये विस्तारित किया गया। इसको अंगों के संबंध में निर्णय बेसिकली यहाँ पर हुआ था कि जो इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजेशन के जो वेरियस अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से होंगे उस पर चर्चा की गई थी। उस पर एक प्रकार से निर्णय लिया गया था। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में होता है, क्रीमिया रूस मध्य। तो अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत संघ के प्रमुख प्रीमियर या जोसेफ स्टालिन ने शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अ जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना पर घोषणा की। याल्टा सम्मेलन के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह सम्मेलन बहुत थोड़े लोगों का क्लब था, जिसमें प्रवेश फीस कम से कम 50 लाख सैनिक व इसका तुल्य राशि थी। तो ये बहुत से थोड़े लोगों का क्लब था, इसमें प्रवेश फीस कितनी थी? कम से कम 50 लाख सैनिक या इसके तुल्य राशि। महत्वपूर्ण निर्णय तो 5 स्थायी सदस्य बने प्लस स्थायी सदस्यों को वीटो पावर यहीं से दिया गया। याल्टा सम्मेलन में ही ये निर्णय लिया गया। 5 सदस्य होंगे, P5 नेशन होंगे, प्लस उनको इस प्रकार से वीटो पावर का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये 25 अप्रैल 1945 से जून 1945 तक होता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, राष्ट्र बर्बाद हो चुके थे, दुनिया शांति चाह रही थी। तो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अगले 2 महीनों में देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, संयुक्त राष्ट्र। राष्ट्रों ने इस आशा में इसकी स्थापना की कि आने वाले समय में विश्व युद्ध को रोका जा सके, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध वो कभी उभर कर न आए। फिर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में मिले, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों ने 25 जून 1945 को 111 अनुच्छेदों के चार्टर का प्रारूप तैयार किया। सैन फ्रांसिस्को ओपेरा हाउस में अगले 26 जून 1945 को प्रतिनिधियों ने वेटरन्स वार मेमोरियल बिल्डिंग के थिएटर सभागार में द हार्वेस्ट थिएटर ऑडिटोरियम ऑफ वेटरन्स वार मेमोरियल बिल्डिंग चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जून 1945 को 50 देशों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इसमें 51 मूल या संस्थापक सदस्य थे। 30 अक्टूबर 1945 को भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया। भारत भी संस्थापक सदस्य है। भारत का प्रतिनिधित्व श्री एन रामास्वामी मुदलियार ने किया था। रामास्वामी मुदलियार ने किया था। भारत की ओर से रामास्वामी मुदलियार व वीटी कृष्णमाचारी ने हस्ताक्षर किए थे। फिर 24 अक्टूबर 1945 का समय आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र बनाया गया तथा इसके चार्टर की पुष्टि की गई। इंटरनेशनल का निर्णय तब हुआ जब इसके चार्टर को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों एवं अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनुमोदित किया गया तथा चार्टर लागू किया गया। नोट 24 अक्टूबर 1945 को इंटरनेशनल का उद्भव हुआ। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं थे, बल्कि कौन थे? ट्रूमैन थे। इनकी मृत्यु हो गई थी अप्रैल 1945 में। तो उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव हुआ, उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन। जबकि इसकी भूमिका किसने रखी थी? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रखी थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में था। वर्तमान इसमें सदस्य हैं 193 हैं। वर्तमान में इसे 193 सदस्य हैं और दक्षिण सूडान लास्ट सदस्य था, जो 2011 में इसका सदस्य बना था। प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था वेस्ट मिनिस्टर हॉल में हुआ था, लंदन में, जनवरी 1946 में। फिर 17 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक होती है। 17 जनवरी 1946 को लंदन के चर्च हाउस में हुई, जिसमें यूनाइटेड नेशन के संचालन के नियमों को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1946 को महासभा का पहला संकल्प, जनरल असेंबलीज फर्स्ट रेजोल्यूशन, महासभा का पहला प्रस्ताव अपनाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु तथा सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों का उन्मूलन, पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द एलिमिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड अदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल डे तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय
जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन का दिन कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 से मनाया जाने लगा। पहला पीस कीपिंग ऑपरेशन कब हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन ट्रूप सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन TSO 1 मार्च 1948 को चलाया गया था। फिर 7 नवंबर 1956 में पहली बार यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स सुएज नहर संकट पर बनी या आई। 5 नवंबर को पहली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया। तो 5 नवंबर 1956 को पहली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स द यूनाइटेड इमरजेंसी फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 30 सितंबर 1960 को सर्वाधिक राष्ट्र सदस्य बने 17 नए स्वतंत्र राष्ट्र, इसमें से 16 अफ्रीकी देश थे। तो 30 सितंबर 1960 को सबसे ज़्यादा 17 राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ली थी, इसमें 16 तो देश अफ्रीका से ही आ गए। तो यह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर में 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर हैं, 111 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। 16 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन USA में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। चार्टर में संशोधन तो अनुच्छेद 108 व 109 में संशोधन किया गया था। महासभा के 2/3 बहुमत एवं अनुच्छेद एवं है ना महासभा के 2/3 बहुमत एवं सुरक्षा परिषद के सकारात्मक मत द्वारा इसमें इस प्रकार संशोधन चार्टर में किया जा सकता है अनुच्छेद 108 व 109 के माध्यम से। तो अगर चार्टर में संशोधन करना है तो आपको आर्टिकल 108 और 109 का प्रयोग करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के सकारात्मक मत द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता, इसका तात्पर्य है महासभा की सदस्यता। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता, इसका मतलब है महासभा की सदस्यता। नवीन सदस्य, तो महासभा के 2/3 बहुमत प्लस सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, जिसमें 5 स्थायी सदस्य का सकारात्मक मत आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको सदस्यता छोड़नी है तो चार्टर इसमें मौन है, इसमें उसने कुछ नहीं बोला है। आज तक केवल इंडोनेशिया ने 1965 में सदस्यता त्यागी और 1966 में दोबारा इसका सदस्य बन गया था। सदस्यता का निलंबन, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के 2/3 बहुमत से आप सदस्यता को निलंबित कर सकते हैं। पुनः प्रवेश केवल सुरक्षा परिषद की अनुमति से ही संभव है। प्रथम निलंबन 1971 में ताइवान का, चीन को इसमें मेंबर बनाया गया था। कंबोडिया व यूगोस्लाविया निलंबित रह चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि एक प्रकार से कंबोडिया एवं यूगोस्लाविया भी निलंबित रह चुके हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो स्विट्जरलैंड 2002 में 190वां सदस्य बनता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। वेटिकन सिटी पर्यवेक्षक राष्ट्र है। 2012 में फिलिस्तीन को भी पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिल चुका है। पर्यवेक्षक राष्ट्र महासभा में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं, पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अक्टूबर 1971 में ताइवान की जगह सदस्य बन चुका है। डैग हैमरशोल्ड ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि हमें नरक से बचाने के लिए हुई। वैसे कि जटिल संगठन संरचना के कारण डॉग हैमरशोल्ड ने यूनाइटेड नेशन को अब बियर्ड पिकासो अब्स्ट्रक्शन कहा। बियर्ड पिकासो अब्स्ट्रक्शन कहा है, पिकासो की जटिल या अजीब कलाकृति कहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉग हैमरशोल्ड ने कहा है कि इसे एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य कहा जा सकता है। एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य से कहा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन महासचिव बुतरस घाली ने यूनाइटेड नेशन की 50वीं वर्षगांठ पर कहा, मैं महाभिकारी हूँ, आई एम द बिगेस्ट बेगर। भिखारी कहने का कारण यूनाइटेड नेशन की खस्ता आर्थिक हालत थी। बुतरस घाली ने एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट 1992 में निरोधक कूटनीति प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की अवधारणा के तहत 3 व्यवस्थाओं की बात की, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग। मानव इतिहास में हम पहले से कहीं अधिक एक साझा नीति साझा करें, इसमें सभी महारत हासिल कर सकते हैं जब हम सब मिलकर इसका सामना करें। तो मानव इतिहास में हम पहले से कहीं अधिक एक नीति साझा करें हैं, इसमें हम तभी एक प्रकार से महारत हासिल कर सकते हैं जब हम सब मिलकर इसका सामना करें। कोफी अन्नान 1999 में ऐसा बोलते हैं। अब यूनाइटेड नेशन
चार्टर है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। जैसे हमने भारत की प्रस्तावना को पढ़ा था, इससे इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम भारत के लोग, है ना, या हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग संकल्पित हैं आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए, याद करते जाइएगा, युद्ध आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने, जो हमारे जीवन काल में 2 बार 2 विश्व युद्ध हुए, मानव जाति के लिए अनकहा दुख पहुंचाया गया। मौलिक मानवाधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा, मूल्य में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में, और बड़े और छोटे देशों के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करने के लिए, और ऐसी स्थितियां स्थापित करना जिसके तहत संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए न्यायपूर्ण एवं समान बनाए रखा जा सके, और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए, और इन उद्देश्यों के लिए एंड फॉर ऑल दीज इंड्स सहिष्णुता का अभ्यास करना, अच्छे पड़ोसियों के रूप में एक दूसरे के साथ शांति से रहना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ताकत को एकजुट करना, और सिद्धांत व संस्था के तरीकों द्वारा यह सुनिश्चित करना कि सामान्य हित की स्थिति को छोड़कर सशस्त्र बलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को नियोजित करना। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। तदनुसार हमारी संबंधित सरकारें सैन फ्रांसिस्को शहर में इकट्ठा हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति को अच्छा और उचित रूप में प्रदर्शित किया है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान चार्टर पर सहमति व्यक्त की है, और इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की है जिसे इंटरनेशन संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये है इसकी पूरी प्रीएम्बल। अध्याय एक में अनुच्छेद 1 और 2 दिया गया है। अनुच्छेद 1 इंटरनेशन के उद्देश्यों के बारे में है, और अनुच्छेद 2 इंटरनेशन के सिद्धांत इसमें वर्णित है। पहला पर्पज, दूसरा सिद्धांत। अध्याय 2 में सदस्यता की बात की गई है, मेंबरशिप की बात की गई है अनुच्छेद 3 से लेकर 6 में, और इसमें सदस्यता के मापदंडों की भी बात की गई कि क्या मापदंड हो, अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक। फिर अध्याय 3 में यूनाइटेड नेशन के अंगों के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 7 से 8 में कौन कौन से अंग होंगे यूनाइटेड नेशन के, उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अध्याय 4 में जनरल असेंबली के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 9 से 22 तक, अनुच्छेद 9 से 22 तक। अध्याय 5 में सिक्योरिटी काउंसिल की बात की गई है, अनुच्छेद 23 से 32 तक। अध्याय 6 में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान की बात की गई है, अनुच्छेद 33 से 38 तक। अध्याय 7 में शांति के लिए बाध्यकारी प्रावधान की बात की गई है, अनुच्छेद 39 से 51। फिर अध्याय 8 में रीजनल अरेंजमेंट की बात की गई है, सुरक्षा के क्षेत्रीय प्रावधान की बात की गई है। अध्याय 10 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात की गई, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, जिसे इकोसेक भी कहा जाता है। अध्याय 12 में ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेंशन है। अध्याय 13 में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की गई है, अध्याय 14 में। फिर अध्याय 15 में सचिवालय सेक्रेटरिएट की बात की गई है, अनुच्छेद 97 में महासचिव उनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। और अध्याय 18 में चार्टर में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके बारे में दिया गया है। तो बेसिकली अनुच्छेद 108 और 109 में बताया गया है कि अगर चार्टर में कोई संशोधन करना है तो महासभा का 2/3 बहुमत प्लस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति से चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। अब चलिए अध्याय 1 को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, उद्देश्य एवं सिद्धांत दिए गए हैं। अध्याय 1 में पर्पज एवं प्रिंसिपल दिए गए। तो अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा है राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, तो राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। लोगों के समान अधिकारों एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किया जाए, और सार्वभौमिक शांति को मजबूत करने के लिए अन्य उचित उपाय करना। फिर भेदभाव रहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, कोई भेदभाव ना हो, जाति, लिंग, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। सामंजस्य कोऑर्डिनेशन होगा, तो इन समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना, ये भी इसका उद्देश्य। अब अनुच्छेद 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत दिए गए। संगठन एवं उसके सदस्य अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। पहला, संयुक्त राष्ट्र समस्त सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित। संयुक्त राष्ट्र समस्त सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान चार्टर के अनुरूप समस्त सदस्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे ताकि
सदस्यता के फलस्वरूप मिले उनके अधिकारों व हितों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा, सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व न्याय को कोई खतरा उत्पन्न न हो। सभी सदस्य अपने संबंधों में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता व राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर सभी सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों का समर्थन करेंगे व किसी ऐसे राज्य की सहायता नहीं करेंगे जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र युद्ध या संघर्ष निवारक कार्यवाही कर रहा हो। फिर यह संगठन सुनिश्चित करेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। जो सदस्य नहीं है इवन वो भी चार्टर के अनुसार काम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। वर्तमान चार्टर संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं देगा जो घरेलू दायरे में आते हैं, लेकिन यह सिद्धांत अध्याय 7 के तहत प्रवर्तन उपायों के आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत मार्गदर्शन के 7 सिद्धांत हैं। नेशन सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता के समान सिद्धांत के आधार पर आधारित है। अन्य सिद्धांतों का निष्कर्ष है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना, राज्यों की प्रादेशिक एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना, यूनाइटेड नेशन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा इत्यादि इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। फिर अध्याय 2 में अनुच्छेद 3 से 6 तक मेंबरशिप की बात की गई। अध्याय 2 में सदस्यता के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 3 में मूल सदस्यों का विवरण दिया गया। मूल सदस्यों का तो मूल सदस्य वे राज्य होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को यानी 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भाग लिया या पहले 1 जनवरी 1942 के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, वर्तमान चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा अनुच्छेद 110 के तहत इसकी पुष्टि की थी, वही इसके मूल संस्थापक सदस्य होंगे। फिर अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है कि सदस्यता शांतिप्रिय एवं यूनाइटेड नेशन चार्टर में विश्वास रखने वाले राज्यों के लिए खुली। तो ये मेंबरशिप है बेसिक शांतिप्रिय एवं यूनाइटेड नेशन चार्टर में विश्वास रखने वालों के लिए फ्री है या खुली है। तो संयुक्त राष्ट्र सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के निर्णय के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है तथा इच्छुक है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए ऐसे किसी भी राज्य का प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय से प्रभावित होगा। फिर अनुच्छेद 5 में सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात की गई है। सदस्यों का निलंबन सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य जिसके खिलाफ सुरक्षा परिषद द्वारा निवारक प्रिवेंटिव या प्रवर्तन इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की गई है उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। इन अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग सुरक्षा परिषद द्वारा बहाल किया जा सकता है। अनुच्छेद 6 में एक्सपल्जन ऑफ मेंबर यानी मेंबर्स के निष्कासन की चर्चा की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य जिसने वर्तमान चार्टर में निहित सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया है उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संगठन से निष्कासित एक्सपेल्ड किया जा सकता है। फिर अध्याय 3 तो इसमें अध्याय 3 में संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 7 से 8 में। तो अनुच्छेद 7 में 6 अंगों की चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के रूप में स्थापित है महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और इकोनॉमिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जस्टिसशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके साथ साथ सचिवालय की चर्चा की गई। ऐसे सहायक अंग जो आवश्यक हों वर्तमान चार्टर के अनुरूप स्थापित किए जा सकते हैं। तो आगे भी जो अंग है उनको स्थापित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें छोड़ दिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 8 में संयुक्त राष्ट्र अपने प्रमुख एवं सहायक अंगों में समानता की शर्तों के तहत किसी भी क्षमता में भाग लेने के लिए पुरुषों एवं महिलाओं की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। फिर अध्याय 4 में महासभा की चर्चा की गई है, जनरल असेंबली की चर्चा की गई है अनुच्छेद 9 से 22 में। तो इस अध्याय में महासभा का गठन, कार्य, शक्तियां, प्रक्रिया एवं वोटिंग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल होंगे। फिर महासभा में प्रत्येक सदस्य के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होगा। 1 स्टेट या 1 नेशन 1 वोट कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया गया।
अनुच्छेद 21 में महासभा प्रक्रिया के अपने नियम बनाएगी। महासभा प्रत्येक सत्र के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगी, ये बात की गई है। अनुच्छेद 22 में महासभा ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह अपने कार्यों को निष्पादन के लिए आवश्यक समझती है। अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद को प्राथमिक जिम्मेदारी देते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि इन जिम्मेदारी के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सुरक्षा परिषद उनकी ओर से कार्य करेगी। इन कर्तव्यों के निर्वहन में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुरक्षा परिषद को जो शक्तियां दी गई हैं उनके अनुसार यह काम करेगी। विशिष्ट शक्तियां अध्याय 6, 7, 8 व 12 में दी गई। सुरक्षा परिषद अपने विचार के लिए वार्षिक और जब आवश्यक हो विशेष रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करेगी। अनुच्छेद 27 में वोटिंग के बारे में प्रावधान किया गया है। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा किया जाएगा। अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा किए जाएंगे, बशर्ते अध्याय 6 के तहत निर्णयों में और अनुच्छेद 52 पैरा 3 विवाद का एक पक्ष मतदान से दूर रहेगा। अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात की गई है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 33 में शांतिपूर्ण समाधान के लिए निम्नलिखित तरीके बताए गए हैं। पहला, समझौता वार्ता यानी आप नेगोशिएशन कर लीजिए। दूसरा, खोजबीन यानी इंक्वायरी करिए। और नेक्स्ट है मध्यस्थता, मीडिएशन। फिर इसके साथ साथ अन्य जो प्रावधान है वो है संदाधन यानी कंसिलिएशन, पंच निर्णय, आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट। ये सभी इसके तहत ये तरीके सुरक्षा परिषद द्वारा लागू किए जाएंगे। सुरक्षा परिषद जब आवश्यक समझे पार्टीज को ऐसे तरीकों से विवाद निपटाने के लिए कह सकती है। अध्याय 7 अनुच्छेद 39 से 51 तक है। यहाँ पर विवादों का बाध्यकारी समाधान की बात की गई है। तो अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा के प्रावधान है। इस अध्याय का शीर्षक है शांति भंग की धमकी, शांति का अतिक्रमण या आक्रामक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है कि सुरक्षा परिषद शांति के लिए किसी भी खतरे, शांति के उल्लंघन व आक्रामकता के कार्य के अस्तित्व का निर्धारण करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने व बहाल करने के लिए सिफारिश करेगी। यह अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार सुरक्षा के क्या उपाय किए जाएंगे यह तय करेगी। अनुच्छेद 39 में शांति भंग की धमकी, अतिक्रमण या आक्रामक कार्यवाही का निश्चय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में वह सलाह देगी। अनुच्छेद 41 में सुरक्षा परिषद द्वारा आक्रमणकर्ता के खिलाफ आर्थिक व्यवधान व प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं, इसमें आर्थिक संबंध, रेल, समुद्र, वायु, डाक, टेलीग्राफिक, रेडियो और संचार के अन्य साधनों का पूर्ण या आंशिक रुकावट और राजनयिक संबंधों का विच्छेदन शामिल है। अनुच्छेद 42 में तो परिषद यह विचार करेगी कि अनुच्छेद 41 में दिए गए उपाय अपर्याप्त साबित हुए तो वह वायु, समुद्र या भूमि बलों द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या बहाल करने के लिए आवश्यक हो सकती है। इस तरह की कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की जल, थल और वायु सेना द्वारा प्रदर्शन, नाकाबंदी और अन्य ऑपरेशन शामिल है। अनुच्छेद 42 में अन्य बाध्यकारी प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला है रिस्टोरेशन या रिटॉर्शन यानी प्रतिक्रम, राजदूत निष्कासन इसमें शामिल है और ब्लॉकेट्स यानी बंदरगाहों आदि की नाकाबंदी भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 43 में शांति स्थापना के लिए सभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शस्त्र, सैनिक व उपकरण उपलब्ध करवाएंगे, ऐसी बातें की गई हैं। यही सामूहिक सुरक्षा की वास्तविक अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 51 में इसमें राज्यों की आत्मरक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई। अध्याय 8 अनुच्छेद 52 से लेकर 54 तक शांति समाधान है तो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, रीजनल अरेंजमेंट करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 52 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अभिकरणों यानी एजेंसीज का निर्माण किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद इन्हें बढ़ावा देगी। उदाहरण के लिए नाटो, वार्सा, सीएटो। तो यहाँ पर नाटो, वार्सा, सीएटो की स्थापना को एक प्रकार से वैलिडिटी दी। तो अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की बात की गई है अनुच्छेद 55 से लेकर 60 में। फिर अध्याय 10 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात की गई है अनुच्छेद 61 से 72 में। अध्याय 11 में गैर स्वशासी क्षेत्रों के संबंध में घोषणा की गई है। अध्याय 12 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली के बारे में चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली अनुच्छेद 75 से लेकर 85 तक। अध्याय 13 में ट्रस्टीशिप परिषद की चर्चा की गई है अनुच्छेद 86 से 91। अध्याय 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 92 से 96। और अध्याय 15 में सचिवालय की बात की गई है अनुच्छेद 97 से 102 तक। तो याद रखिएगा, ट्रस्टीशिप प्रणाली अध्याय 12 में है, ट्रस्टीशिप काउंसिल 13 में है, 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और 15 में सचिवालय। फिर 10 में आर्थिक और सामाजिक परिषद है और 11 में गैर स्वशासी क्षेत्रों के संबंध में घोषणा। तो अध्याय 18 में संशोधन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 108 क्या बोलता है कि वर्तमान चार्टर में संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए तब लागू होंगे जब उन्हें महासभा के 2/3 सदस्यों के वोट द्वारा अपनाया गया और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों द्वारा इनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित इनको किया है। तो इवन जो राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ भी इसको एक प्रकार से पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पास किया जाएगा, राष्ट्र भी अपनी अपनी संसद में इसको पास करेंगे। महत्वपूर्ण संशोधन हुआ तो पहला 1963 में हुआ था, दूसरा 1971 में हुआ था। तो अनुच्छेद 23, 27, 61 व 109 में संशोधन किया गया। प्रथम संशोधन कब हुआ? 1963 में। अनुच्छेद 23, 27 व 61 में संशोधन 17 दिसंबर 1946 को 17 दिसंबर 1963 को महासभा द्वारा अपनाया गया और 31 अगस्त 1965 को इसे लागू किया गया। अनुच्छेद 23 में संशोधन द्वारा सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। संशोधित अनुच्छेद 27 में प्रावधान किया गया कि प्रक्रियात्मक मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों, पूर्व में 7 सकारात्मक वोट द्वारा और अन्य सभी मामलों पर 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा दिए जाएंगे फैसले। इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के वोट भी शामिल होंगे। अनुच्छेद 61 में संशोधन जो 31 अगस्त 1965 को लागू हुआ, इसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्यता को 18 से बढ़ाकर 27 कर दिया गया था। अनुच्छेद 109 में संशोधन करके सुरक्षा परिषद के संशोधन हेतु बहुमत को 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया था। दूसरा संशोधन 1971 में हुआ था। अनुच्छेद 61 में एक और संशोधन हुआ 20 दिसंबर 1971 को, तो महासभा द्वारा अपनाया गया था। 24 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। तो इसके द्वारा जो सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल है उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 54 कर दिया गया। पहले इसको 18 से 27 किया गया, अब 27 से सीधे 54 कर दिया गया। वर्तमान में सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में 54 सदस्य हैं। तो वर्तमान में भी 54 सदस्य हैं, जो कि एक प्रकार से 1971 में हुए दूसरे संशोधन के द्वारा इसको अमल में लाया गया। ठीक है। तो अनुच्छेद 109 में संशोधन यह प्रावधान करता है कि वर्तमान चार्टर की समीक्षा के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन महासभा के सदस्यों के 2/3 मतों और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के मतों द्वारा तय की जाने वाली तारीख और स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। महासभा के सदस्यों और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों में से पूर्व में 7 थी यह व्यवस्था। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होगा। सम्मेलन के 2/3 वोटों द्वारा अनुशंसित वर्तमान चार्टर में कोई भी परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों द्वारा उनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसमर्थन किया जाएगा। तो एक प्रकार से बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसके माध्यम से चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। यदि वर्तमान चार्टर के लागू होने के बाद महासभा के 10वें वार्षिक सत्र से पहले ऐसा सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया तो ऐसे सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव महासभा के उस सत्र के एजेंडे में रखा जाएगा और यदि महासभा के सदस्यों के बहुमत से और सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मत के निर्णय से लिया जाता है तो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अध्याय 19 में अनुसमर्थन एवं हस्ताक्षर की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो वर्तमान चार्टर को हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा उनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। अनुसमर्थन रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार के पास जमा किए जाएंगे, जो प्रत्येक जमा के सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को नियुक्त होने पर सूचित करेगा। वर्तमान चार्टर चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जमा करने पर लागू होगा।
उसके बाद जमा किए गए अनुसमर्थन का एक प्रोटोकॉल संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा, जो सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को उनकी प्रतियां संप्रेषित करेगी। वर्तमान चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य जो इसके लागू होने के बाद इसकी पुष्टि करते हैं, अपने अनुसमर्थन जमा करने की तिथि पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बन जाएंगे। फिर अनुच्छेद 111 में क्या किया गया है? वर्तमान चार्टर, जिसमें चीनी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी व स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रमाणित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के अभिलेखागार में जमा रहेगा। उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां उस सरकार द्वारा अन्य हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की सरकारों को प्रेषित की जाएगी। अनुच्छेद 111 में पहले 5 भाषाएं थी, फिर अरबी को जोड़ा गया। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं। चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। भारत की तरफ से बीटी कृष्णमाचारी व सर आरकोट रामास्वामी मुदलियार ने हस्ताक्षर किए। अब यूनाइटेड नेशन के अंग, एजेंसियां व उनके कार्य क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो वैश्विक मामलों पर बहस ये आम सभा या जनरल असेंबली में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो करती है। सदस्य देशों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की चिंता आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन सचिवालय द्वारा किया जाता है। परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग एवं सुरक्षा ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया जाता है। आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना शरणार्थी उच्चायोग का काम है। शरणार्थी उच्चायोग का काम है ये। सबके लिए स्वास्थ्य ये WHO का शीर्षक है। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना WTO का कार्य है। और वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख IMF का काम। तो चलिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंगों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। इसे महासभा भी कहते हैं। तो इसे विश्व की लघु संसद, विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहा जा सकता है। वर्तमान में 77वां जो सेशन है वो चल रहा है 2022 से 23 के बीच में। यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य तो 193 देश इसमें टोटल शामिल है। महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। तो महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के 5 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। मतलब एक देश से केवल 5 और 5 रिप्रेजेंटेटिव, टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव ही यूनाइटेड नेशन में आ सकते हैं। महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। ऐसा नहीं है कि 5 प्रतिनिधि हैं तो 5 वोट होगा, नहीं। आपके देश का यानी भारत का एक ही वोट होगा मात्र। महासभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो ये सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव भी यहीं के माध्यम से होता है। फिर नए सदस्यों को सदस्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव। बजट की स्वीकृति, तो महासभा सुरक्षा परिषद की सहमति से बजट पारित करती है। सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर में संशोधन 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की सहमति जरूरी है। बाकी अंगों के प्रतिवेदन का निरीक्षण भी यही करती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे शांति व सुरक्षा पर सिफारिशें, सुरक्षा परिषद व आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव, बजट संबंधी प्रश्न पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अन्य प्रश्न साधारण बहुमत से तय किए जाते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव या सेशन प्रस्ताव ये 1950 में आता है, 3 नवंबर 1950 को। तो 1950 में कोरिया युद्ध के कारण ये लाया गया था। यह प्रस्ताव तब काम में आता है जब सुरक्षा परिषद वीटो के कारण शांति निर्माण में असफल हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रकार से मुद्दा आया जिस पर किसी देश ने P5 नेशन ने वीटो कर दिया, तब फिर इस प्रयोग मतलब इस रास्ते का, इस प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रस्ताव के बाद अब सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार व सिफारिश करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव से सुरक्षा परिषद की शक्ति घटी और महासभा की बढ़ी है। लघु असेंबली तो 1947 में बनी। महासभा का छोटा रूप है ये, हमेशा अधिवेशन में रहती है। ये महासभा का आपात अधिवेशन बुला सकती है। 1952 के बाद से ये निष्क्रिय है। महासभा में किसी देश के 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, पर वोट एक ही होता है। वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है महासभा में? TS त्रिमूर्ति। बल्कि अगस्त 2022 से रुचिका कंबोज है। तो अब TS त्रिमूर्ति नहीं है, बल्कि अगस्त 2022 से भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में कौन है? रुचिका कंबोज है। विजया लक्ष्मी पंडित ये महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी 1953 में। ये महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और ये भारत की भी पहली
महिला अध्यक्ष थी, जो कि यूनाइटेड नेशन में एक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया था। महासभा का साल में एक बार अधिवेशन होता है, या सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए महासभा अपना एक सभापति चुनती है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। पैकेज डील 1955 में आती है। तो महाशक्तियों की आपसी कसमकस के बीच 16 देशों का यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनना पैकेज डील के तहत था। महासभा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम बहस का मंच होती। अब महासभा की 6 प्रमुख समितियां भी हैं। पहली है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ये पहली है। दूसरी आर्थिक और वित्तीय समिति, दूसरी है ये। तीसरी है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। चौथी है विशेष राजनीतिक और उपनिवेशीकरण समिति, विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशीकरण समिति। नेक्स्ट है प्रशासनिक और बजटीय समिति, 5वीं है। और 6वीं है कानूनी समिति। समितियां क्रमवार निर्धारित हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको अपने मन से क्रम में लगा दें, नहीं, ये क्रमवार निर्धारित है। पहले निशस्त्रीकरण में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आएगी, फिर आर्थिक और वित्तीय समिति आएगी, फिर सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति आएगी, फिर विशेष राजनीतिक और उपनिवेशीकरण समिति आएगी, प्रशासनिक और बजटीय समिति आएगी, और 6ठे नंबर पर कानूनी समिति आएगी। फिर 3 के प्रश्न और मध्य पूर्व की स्थिति सहित कई कार्यसूची मदों पर सीधे महासभा के पूर्ण सत्र में विचार किया जाता है। फिर महासभा के सहायक अंग, तो आर्टिकल 22 के तहत सहायक अंगों की व्याख्या की गई है, सहायक अंगों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय समूह बनाए गए हैं, तो अफ्रीकी राज्य, एशिया प्रशांत राज्य, फिर पूर्वी यूरोपीय राज्य, लैटिन अमेरिकी और करेबियाई राज्य, पश्चिमी यूरोप। तो विशेष सत्र एवं आपातकालीन विशेष सत्र, तो आज तक 32 विशेष सत्र एवं 11 आपातकालीन सत्र बुलाए गए हैं। 32 स्पेशल सेशन और 11 इमरजेंसी सेशन बुलाए गए हैं। आपातकालीन सत्र 3 नवंबर 1950 को महासभा द्वारा बुलाए गए संकल्प 377 ए भी शांति के लिए एकता के तहत आपातकालीन विशेष सत्र 24 घंटे के भीतर बुलाया जा सकता है, ऐसा दिया गया है। फिर 27 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बुलाया गया था ये। फिर 28 फरवरी 2 मार्च 2022 तक चला था ये। पहला आपातकालीन सत्र मध्य पूर्व के संदर्भ में सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर बुलाया गया था, नवंबर 1956 में। पहला विशेष सत्र 1947 में फिलिस्तीन के संदर्भ में यूके के अनुरोध पर बुलाया गया था। 31वां विशेष सत्र 2020 में कोविड-19 के संदर्भ में अजरबैजान के अनुरोध पर बुलाया गया। 32वां विशेष सत्र ये 2021 भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए चुनौतियां उपाय महासभा के अनुरोध पर इसे बुलाया गया है। महासभा का ध्येय क्या है? एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान। अब हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसे बेसिकली यूएनओ की कुंजी, संघ की प्रवर्तन भुजा और केंद्रीय धुरी इसे कहा जाता है। डेविड कुशमैन के अनुसार जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है बेसिकली दुनिया का पुलिसमैन। पार्मर एवं पार्किंसन ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा। तो अब सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो 15 इसमें टोटल सदस्य हैं। 5 तो स्थायी हैं, P5 नेशन जिसे कहा जाता है, रूस, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना, और 10 अस्थायी हैं। तो ये रोटेशन से ये बनते रहते हैं। तो 1965 से पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जिन्हें बढ़ाकर 1965 में 10 कर दिया गया। इस प्रकार मूल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। टोटल संख्या इनकी 11 थी। अब 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। अस्थायी जो सदस्य उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है। अतः तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिलती है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2020 से 22 तक की सदस्यता ले ली है, तो अब आपको 22 से या 23 से 24 के लिए नहीं मिलेगी, आपको 25 से 26 के लिए ही मिल सकती है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। पहली बार 1950-51 में, 7वीं बार 11-12 में, 2011-12 में 2 वर्ष के लिए, और 8वीं बार 2021-22 में बना। मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। और नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो एक के लिए सभी और सबके लिए एक की अवधारणा पर भी ये काम करता है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन जनवरी 1992 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन कब हुआ था? जनवरी 1992 में। इसमें महासचिव ने शांति कार्यक्रम एजेंडा फॉर पीस के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों को सुदृढ़ करने पर विचार दिया था। महासचिव उस समय कौन थे? बुतरस घाली।
शांति बनाए रखने के लिए निरोधक कूटनीति पर, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पर बल दिया गया था। बुसरत घाली, निरोधक कूटनीति एक ऐसी प्रविधि है जो संघर्षों के गंभीर रूप धारण करने से पहले ही उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जिससे शांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 1992 में शीत युद्ध अंत की पृष्ठभूमि में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन महासचिव बुतरस घाली ने एजेंडा फॉर पीस दिया। इससे 3 शब्दों का उद्भव हुआ: पीस मेकिंग, संभावित युद्ध को रोकने हेतु कूटनीति, उपाय वार्ता, मध्यस्थता वगैरह, अर्थात निवारात्मक कूटनीति है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी है कि आप जो युद्ध होने वाला है उसको रोकने के लिए आप कूटनीति का उपाय करते हैं, वार्ता करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, युद्ध न होने पाए। दूसरा है पीस कीपिंग, युद्धरत, अब युद्ध हो ही गया है तो युद्धरत पक्षों को अलग अलग करके शांति स्थापना करना एवं शांति सेना की तैनाती। तो अब मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला था तो उसको पहले ही अमेरिका ने रोक दिया, है ना, तो ये क्या हुआ, पीस मेकिंग हो गई। लेकिन अब युद्ध हो ही गया, अमेरिका के कहने पर भी भारत और पाकिस्तान नहीं माने और आपस में लड़ पड़े, तो अब अमेरिका का काम क्या होगा, पीस कीपिंग। तो इसके लिए क्या करेगा कि दोनों जो युद्धरत पक्ष है, फॉर एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करेगा से, और अपनी शांति सेना भेजेगा, पीस कीपिंग जो फोर्स है वो भेजेगा, और एक प्रकार से स्टेटस को मेंटेन करने की बात करेगा। यूनाइटेड नेशन चार्टर का अध्याय 6 शांति समाधान विवादों का, शांति समाधान विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, व अध्याय 7 बाध्यकारी समाधान पीस कीपिंग से ही संबंधित है। डेग हैमरशोल्ड ने पीस कीपिंग को यूनाइटेड नेशन चार्टर का 6.5 चैप्टर कहा, 6.5 चैप्टर। ब्लू हेलमेट या ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स, नीली टोपी के लोग यानी शांति सेना के लोग। सन 2000 में आई लद्दाख बहमी रिपोर्ट का संबंध, लखदर बहमी रिपोर्ट का संबंध पीस कीपिंग यानी शांति स्थापना से है। लखदर बहमी रिपोर्ट का संबंध शांति सेना की तैनाती वगैरह पर यह रिपोर्ट दी गई थी। पीस कीपिंग शब्द यूनाइटेड नेशन चार्टर में नहीं है, फिर भी शांति स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पीस कीपिंग शब्द को यूनाइटेड नेशन के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड ने चैप्टर 6.5 के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण। युद्ध के उपरांत प्रभावित राष्ट्रों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण में उन्नयों की सहायता क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोप था, युद्ध हो गया वहाँ, अब उनके पुनर्निर्माण एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास में क्या मदद कर सकता है यूरोप, या क्या मदद कर सकता है यूएसए, उस पर चर्चा इसमें की गई है पीस कीपिंग में। यह पोस्ट कोल्ड वार कॉन्सेप्ट है, इसके तहत विवादों का दीर्घकालीन समाधान किया जाता है। हालांकि आर्थिक पुनर्निर्माण, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाओं की पुनर्व्यवस्था आदि इसमें की जाती है। सकारात्मक अवधारणा है, एक प्रकार का ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है।